अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, पोलराइज्ड लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, हम लोगों ने ना बच्चे पोलराइज्ड लाइट पढ़ा था कि इससे पहले अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो ये अनपोलराइज्ड है। अगर आप इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई पोलराइजर रख देते हैं और किसी तरह से इस लाइट को किसी सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट करवा लेते हैं, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ले, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन वाली जो है वो लाइट को गुजरने दे, इसको हम नाम देते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसको सिंगल डायरेक्शन में ऑब्टेन करना क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन। उसके लिए हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंट मेथड्स के जरिए आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप कोई पोलराइजर प्लेस कर सकते हैं, आप बीम स्प्लिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई क्रिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिक हम पोलराइजेशन ऑब्टेन करना चाह रहे हैं बाय अ मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करवाएंगे और वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। कहते हैं 1808 में एक साइंसदान आया था मेलिस, उसने डिस्कवर किया था कि जो आपके पास लाइट है, लाइक हमारे पास कह लें कि अगर हमारे पास इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है, अगर उसको आप ग्लास प्लेट के ऊपर किसी दूसरी सरफेस के ऊपर उसको कह लें इंसिडेंट करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट का मतलब है सीधा जाने के बजाय वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल लाइट बीम आ रही थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, वापस चली गई है, और कुछ मेरे पास रिफ्रैक्ट हो गई है, मतलब ये सीधा नहीं जाएगी बल्कि ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब कुछ जो हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, वो हमारे पास हम कहते हैं पोलराइज्ड होगी है। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, ये पहले डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट थी, अब ये सिंगल डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसमें आप रिफ्लेक्शन के जरिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट आ जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रही थी, जब आप उसको किसी ग्लास प्लेट के ऊपर, किसी शीट ग्लास शीट के ऊपर आप उसको इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास कह लें पोलराइज्ड हो जाती है, वो सिंगल प्लेन में आ जाती है। आप इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? आप इसके आगे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करके देखेंगे जिसको हम पोलराइज्ड मटेरियल बोलते हैं। इसके जरिए हमें पता चलेगा कि यहाँ से अगर इसको मैं हॉरिजेंटल रखूँगी, मतलब अगर इसमें जो ओपनिंग है वो हॉरिजेंटल है, तो लाइट मेरे पास ऑब्टेन हो रही होगी। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल रख दूंगी तो मेरे पास किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन नहीं होगी। इसका मतलब है वो सिंगल डायरेक्शन में थी, और अगर उस डायरेक्शन में मैंने पोलराइड यहाँ पे रखा है, मटेरियल रखा है, तो उसमें से लाइट पास ऑन करी थी। अगर मैं इसको वर्टिकल में रख दूंगी तो लाइट पास ऑन नहीं करेगी। इसका मतलब है ये पोलराइज्ड लाइट हो गई है जो सिंगल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लाइट है इसको चेक हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे इसके आगे एक मटीरियल रखा है पोलराइड, इसको हम रोटेट करके देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो सुराख है या होल्स है, इससे पहले ना हम लोग ने बच्चे यहाँ पे देखा था ये वाला, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही हो तो हमारे पास अगर हम इसके पाथ में कोई एक पोलराइड मटेरियल रख देते हैं, इसमें जो ये वाली ओपनिंग है ना, ये स्मॉल सी वर्टिकल ओपनिंग है। ठीक है, तो लाइट का सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट इसमें से गुजरेगा जो वर्टिकल होगा। तो आगे अगर मैं ऐसे ही कोई रख दूंगी तो वर्टिकल है तो इसमें से लाइट गुजरेगी। लेकिन अगर मैं इस वर्टिकल को हॉरिजेंटल रख दूं, अब ओपनिंग क्या होगी, हॉरिजेंटल, लेकिन लाइट तो वर्टिकल है, तो इसमें किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइट पोलराइज हो गई थी, ये वाली लाइट, इसलिए वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव ऑन करी थी। अगर उसके ऑपोजिट करेंगे, मतलब कह लें कि इसको रोटेट करवाते जाएंगे, तो लाइट हमारे पास कम होती होती, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता कि हम इस पोलराइड को आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करवाएंगे। लाइक अगर हॉरिजेंटल है, अगर इसमें हॉरिजेंटल ओपनिंग थी तो स्टार्टिंग में लाइट आएगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करवाती इसको वर्टिकल में रख दूं, मतलब लाइक समथिंग लाइक दिस, के इस तरह से रख दूं, तो इसमें ओपनिंग क्या होगी, वर्टिकल होगी। लेकिन आपके पास लाइट कौन सी डायरेक्शन में पोलराइज हुई है, वो हॉरिजेंटल हुई है, तो हमारे पास किसी किस्म का रिजल्ट यहाँ पे ऑब्टेन्ड नहीं होगा। इसका मतलब है जो लाइट है वो पोलराइज हो गई थी सिंगल डायरेक्शन में। तो अदरवाइज जब हमने इस पोलराइड को रोटेट करवाना शुरू किया, जैसे आप इसको 90 डिग्री पे लेके गए, मतलब वर्टिकल में लेके, तो आपके पास किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन्ड ना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सरफेस से, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, हमारे पास डार्कर होती जाएगी जैसे आप पोलराइड को रोटेट करवाना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि आपने इसको अगर हॉरिजॉन्टल पहले पढ़ा था तो लाइट आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसको रोटेट करवाते करवाते वर्टिकल होते जाएंगे तो लाइट कम होती होती एक पॉइंट ऐसा आएगा किसी किस्म की लाइट ऑब्टेन नहीं होगी, तो वो डार्कर एरिया हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास लाइट क्या है, पोलराइज लाइट हो गई है। तो ये एक मेथड है जिसमें आप लाइट को फॉल करवाते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर। लाइक मैंने ये आपको ना ग्लास प्लेट भी दिखाई है कि हमारे पास लाइट
दिस वन, ठीक है। तो ये ग्लास प्लेट एक अनदर मीडियम है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारे पास क्या होती है, पोलराइज हो जाती है। तो यहाँ पे ग्लास से उसको शो नहीं किया, वैसे ही उसको लिख दिया हुआ है कि ये ग्लास प्लेट है हमारे पास नीचे, ठीक है। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो जो रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो पोलराइज हो जाएगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपके पास लाइट पास ऑन करेगी, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं सबसे बेस्ट क्या है, हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारे पास पोलराइज लाइट होती है। कहते हैं उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे अगर इंसिडेंट एंगल जो है ना वो 57 डिग्री है। एंगल आप कैसे लेते हैं, मुझे जहाँ पे वो इंसिडेंट कर रही होगी ना, जहाँ पे आके वो ग्लास प्लेट के साथ टकराएगी वहाँ पे एक नॉर्मल, एक सीधी लाइन खींचते हैं। अब जो हमारे पास इस इंसिडेंट लाइन का इस नॉर्मल के साथ एंगल होता है, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं कि किस एंगल के साथ वो आके स्ट्राइक कर रही है, कोलाइड कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, फॉल कर रही है। तो कहते हैं बेस्ट हमारे पास कब रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, टोटली सिंगल डायरेक्शन में आ रही होती है, जब एंगल कितना होता है 57। ये आपके पास एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल जो एंगल है इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट लाइट के लिए, इंसिडेंस लाइट के लिए बेसिकली वो 57 डिग्री है। इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो पोलराइज लाइट होगी। आगे हमारे पास ना एक लॉ है एक साइंसदान के नेम पे जिसको हम ब्रूस्टर्स लॉ, बेसिकली ये इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब लाइट किसी ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करती है तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज हो जाती है, उसमें सिंगल डायरेक्शन में लाइट आना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ को बेसिकली लॉ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल की वो डेफिनेशन लिख रहे हैं कि पोलराइजिंग एंगल होता क्या है। लाइक हमारे पास ना अगर लाइट किसी ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल कर रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज लाइट आ रही है, मतलब पहले स्टार्टिंग में डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, लेकिन जैसे वो फॉल करती है ग्लास प्लेट के ऊपर और रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आपके पास कन्फाइन हो जाती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है सिंगल डायरेक्शन में, मतलब पोलराइज हो जाती है, तो यहाँ पे जिस एंगल के साथ वो इंसिडेंस हुआ होती है, लाइट हमारे पास फॉल कर रही होती है, उसको हम नाम देते हैं पोलराइजिंग एंगल का, ठीक है। कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट फुली या ऑलमोस्ट तकरीबन प्लेन पोलराइज हो गई होगी, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देंगे पोलराइजिंग एंगल के। अभी वो इस फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि जब लाइट इंसिडेंस आप करवाते हैं किसी ग्लास प्लेट के ऊपर और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास पोलराइज लाइट आ रही होती है, तो हमारे पास जो बच्चे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट होती है ना, इनके दरमियान जो होता है ना एंगल 90 डिग्री होता है। कब एंगल ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर होंगे बच्चे, जब हमारे पास इंसिडेंस लाइट जो है उसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो पोलराइज लाइट हो जाएगी। तो वो पोलराइज लाइट कब होती है, जब बच्चे हमारे पास कहते हैं अगर ये पोलराइज लाइट है, इसका मतलब है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट है इनके दरमियान हमारे पास जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। राइट एंगल का मतलब है एंगल 90 डिग्री। ये कंडीशन कब है, कब ये दोनों राइट एंगल पे होंगे, ये कंडीशन उस सिचुएशन में है कि जब इंसिडेंट लाइट की जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो फुली पोलराइज है। जब ये फुली पोलराइज होगा उस सिचुएशन में हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट होती है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पोलराइजिंग एंगल पे, मतलब वो एंगल जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज लाइट है, उस एंगल पे हमारे पास जो एंगल होता है ना रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के दरमियान, वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो वो इसी चीज़ को बता रहा है कि अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज लाइट हो गई है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम्स होंगी ना लाइट की, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, राइट एंगल पे होंगी, उनके दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और ये कंडीशन कब है, जब आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज है, मतलब आपके पास एंगल कौन सा, पोलराइजिंग एंगल है। आप याद रखिए मुझे ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कि अगर पोलराइजिंग एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के दरमियान एंगल कितना होता है वो बच्चे 90 डिग्री होता है, राइट एंगल पे होते हैं वो दोनों। अच्छा यहाँ पे ना एक आप छोटी सी बात देखिए, अगर हमारे पास ये वाला एंगल पोलराइजिंग एंगल है ना नॉर्मल के साथ, ठीक है, तो ये वाला फिर एंगल भी क्या होगा पोलराइजिंग के, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या होगी है, पोलराइज लाइट हो गई है। अब हमारे पास जो ये वाला नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है, कि जो रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट उसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना है उसको थीटा आर से लिखते हैं। अब इन दोनों के दरमियान हमने कहा था कि हमारे पास एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री, उसमें ये वाला पार्ट तो 90 डिग्री हो गया, बाकी कौन सा बचा, थीटा भी, एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। जो 90 ये है, 180 में से 90 निकाल देंगे तो ये वाला दोनों क्या बच जाएगा, ये 90 के इक्वल बच जाएगा। तो कहते हैं इन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 के, और 90 ये होगा, टोटल 180 बन जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का सम पोलराइजिंग एंगल का और जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगल है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 90, दोनों का सम 90 के इक्वल है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट इधर है तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा आर की वैल्यू आ जाएगी। आगे हम लोग ना स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि स्नेल्स लॉ क्या होता है बेसिकली,
कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, ठीक है, मतलब सीधी नहीं जाती, थोड़ी बेंड भी हो जाती है, तो ये बेसिकली स्नेल्स लॉ हमें एक्सप्रेशन बता रहा होता है कि इंसिडेंट लाइट जो है हमारे पास, उसका एंगल और जो रिफ्लेक्टेड लाइट एंगल है उसके दरमियान क्या मतलब रिलेशन है। ठीक है, कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो इंसिडेंस लाइट का एंगल और रिफ्लेक्टेड लाइट के एंगल के दरमियान रिलेशन क्या है। n1 हमारे पास एक मीडियम का एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n2 जो दूसरा मीडियम है, फॉर एग्जांपल ये एयर है, ये वाटर है, तो ये इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि किसी मीडियम में लाइट जो है वो कितनी आसानी से मतलब मूव कर सकती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू सम मीडियम। ठीक है, ये इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा, n2, तो ये स्नेल्स लॉ होता है जो बेसिकली इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान एंगल को बता रहा होता है। आपने ये वाला जो ला इसका एक्सप्रेशन वही एग्जैक्टली यूज़ किया है। हमारे पास एक तो मैंने ये बात की कि ये किसके दरमियान, इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के दरमियान बता रहा होता है। तो मैंने एग्जैक्टली उसी को लिख लिया कि हमारे पास अगर एक मीडियम एयर था और दूसरा मीडियम हमारे पास कह लें ग्लास था, तो इसके लिए मैंने n1 n2 लिख लिया, और यहाँ पे इंसिडेंस एंगल मेरे पास आ जाएगा पोलराइजिंग एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आ जाएगा। तो मैंने वो फार्मूला एग्जैक्टली उसी तरह से लिख दिया। ठीक है, n2 साइन थीटा, थीटा आर की जगह बच्चे 90 मैंने माइनस थीटा पी पोलराइजिंग एंगल लिख दिया। अच्छा, साइन और समथिंग अगर ब्रैकेट में 90 प्लस माइनस कुछ एंगल हो ना, तो साइन 90 की 90 अगर है, यहाँ पे कॉज होता, साइन होता, कुछ भी होता, लेकिन अगर ब्रैकेट में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या कुछ भी, मतलब अगर यहाँ पे 90 एंगल है तो जो भी यहाँ पे होता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर साइन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, अगर कॉज होता तो वो साइन में होगा। अब यहाँ पे साइन है तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये कॉस में। 90 क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले को चेंज करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये 90 की वजह से साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, और कॉस के साथ थीटा भी उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रूल होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉस है, इसको इसके नीचे ले जाए, n2 को इसके नीचे ले आए। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये n2 नहीं है मुझे, ये 1 है। ठीक है, ये n1 उसी तरह से आ रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। साइन ओवर कॉस क्या होता है बच्चे, ये tan थीटा होता है। tan थीटा पोलराइजिंग एंगल है, इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। ठीक है, अब n2 क्या था, मीडियम था ग्लास, n1 क्या था, मीडियम था एयर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे इन दोनों का पता हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना एयर का, वो n1 फॉर एग्जांपल, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ n2 के इक्वल आ जाएगा। n2 क्या है, ग्लास के मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो थीटा पी किसके इक्वल आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज द ग्लास, ग्लास हम ले रहे हैं ना। ठीक है, जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही थी, क्योंकि n1 एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये फिर किसके ऊपर आ जाएगा, ये मीडियम के ऊपर आ जाएगा, ग्लास प्लेट के ऊपर इसका डिपेंडेंस होगी। तो कहते हैं हमें ब्रिस्टल लॉ से कैसे क्या पता चलता है, उससे पता हमें ये चलता है कि जो एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल का जो टेंजेंट है, मतलब वो किसके इक्वल है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, अगर जब आप एक मीडियम एयर लें और दूसरा मीडियम कोई भी लें, लाइक आप ग्लास ले रहे हैं, तो हमारे पास जो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना आप लोग यहाँ पे ब्रिस्टल एंगल भी बोलते हैं, कब, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो हमने तो ऑलरेडी ये बात की थी कि जो हमारे पास अगर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज लाइट है, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये जो पोलराइजिंग एंगल है थीटा पी, इसको ब्रिस्टल एंगल भी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको थीटा बी भी बोला जाएगा। तो अब इसको एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो जहाँ पे थीटा पी लिखा था टैन थीटा पी, उसकी जगह टैन थीटा बी आ जाएगा, इज इक्वल टू एन उसी तरह से। तो ये बच्चे हमारे पास एक और मजीद डेफिनेशन आ गई, दैट इज द ब्रिस्टल एंगल। ठीक है, इससे पहले हमने पोलराइजिंग एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अच्छा, इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन रहे हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन ब्रिस्टल एंगल आ जाता है, ब्रिस्टल लॉ आ जाता है, पोलराइजिंग एंगल आ जाता है। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन लेदा से भी पूछ लिया जाता है ब्रिस्टल लॉ और इसके फाइनल फॉर्म लिखे फार्मूला। इसका कंप्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है 8.3, हाउ कैन पोलराइज लाइट बी ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन। आपने इसमें ब्रिस्टल्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन करना है पूरा विद डायग्राम। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मजीद इसमें कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।